वेलकम दोस्तों, हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और इसमें एक भी मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण ये एक स्टैटिक डिवाइस कहलाती है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर में और उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे? वोल्टेज को। वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेंगे हम या स्टेप डाउन करेंगे। तो ये दोनों काम कौन करेगा? ट्रांसफार्मर करेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है केवल एसी पर कार्य करती है। ट्रांसफार्मर किस में कार्य करती है? ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी में कार्य करती है, डीसी पर नहीं करती है। डीसी में नहीं करती, एसी में वर्क करती है। ठीक है। अब डीसी में क्यों वर्क नहीं करती और एसी में वर्क करती है? इसका रीज़न यही है कि ट्रांसफार्मर में जो एसी है ये अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है? इसमें फैराडे का म्यूचुअल इंडक्शन का वर्क होता है, मतलब चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इसमें कार्य करता है। और चुंबकीय प्रेरण जो है ये सिर्फ एसी में होता है, डीसी में नहीं होता। ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, इसीलिए ये एसी पर कार्य करता है। यह केवल एसी की शक्ति और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। तो किसको नहीं बदलेगा? देखो, बदलेगा किस किस को? ये वोल्टेज करंट को बदलेगा। ठीक है, ये इसको बदलेगा। लेकिन पावर को अर्थात शक्ति को और उसके साथ फ्रीक्वेंसी को, ये दोनों को नहीं बदलेगा। अर्थात ये बोल सकते हैं हम कि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी और शक्ति मतलब पावर, ये दोनों चेंज नहीं होंगे, जैसे कि वैसे यथावत रहेंगे। ठीक है। इसके बाद है, यदि हम डीसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को, तो वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन की क्रिया नहीं होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी? वाइंडिंग जल जाएगी। वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। कब? यदि डीसी सप्लाई देते हैं तब की कंडीशन में वाइंडिंग जल जाएगी। तो जो ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है ये 95 से 99% इफ़िशियंसी होती है। यदि इसमें लॉसेस ना हो तो 99% इफ़िशियंसी होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है। अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से 99% तक होती है। और ट्रांसफार्मर की दक्षता किस में होगी? रेटिंग में होगी, उसकी केवीए में, मतलब किलो वोल्ट एम्पियर में। तो ये किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है। ये क्या है? किलो का है, ये वी से वोल्ट है और ए से एम्पियर है। तो हमेशा जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है ये केवीए में होती है। ठीक है। जितने भी ट्रांसफार्मर है सबकी रेटिंग केवीए में होगी। तो इसकी यूनिट जो है, दक्षता जो है, वो रेटिंग किस में होगी? केवीए में, किलो वोल्ट एम्पियर में। फिर क्या है, जो ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति मतलब अन्य स्व प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हैं, तथा अन्योन्य प्रेरण। ध्यान से सुनिए, एक तो सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों पर कार्य करता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों युक्ति, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग दोनों यह है सेल्फ इंडक्शन में और म्यूचुअल इंडक्शन पर, दोनों पर कार्य करती है। ठीक है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो फैराडे है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल पर कौन सी युक्ति काम करती है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसे शॉर्टकट मैक्सिमर भी लिखते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों पर कार्य करती है। ठीक है। यदि दोनों लिखा हो तो दोनों आंसर सही लगाना है अपने को। अब इसकी जो केवीए रेटिंग होती है, ये केवीए किलोवाट में होती है। और उसके बाद जो फ्लक्स फाई होता है जिसका एंगल है, तो ये पावर फैक्टर, फ्लक्स फाई के साथ क्या है? ये पावर फैक्टर कहलाता है। तो पावर फैक्टर पर वर्क करेगा। इसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग इसमें डिवाइड किया है। तो बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो हमने ट्रांसफार्मर को कितने टाइप में डिवाइड किए? 3 पार्ट में डिवाइड किए। तो इधर ट्रांसफार्मर कितने टाइप हुए? 3 टाइप। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहला है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसे उपयंत्र ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, और तीसरा है ऑटो ट्रांसफार्मर।
ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब इन तीनों टाइप के ट्रांसफार्मर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो करेंट ट्रांसफार्मर है और दूसरा है विभव अर्थात पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है ये 2 टाइप के होते हैं। पहला तो करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा है वोल्टेज या विभव या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इनका जो ये है इसे शॉर्टकट में सीटी भी कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर को, और विभव ट्रांसफार्मर को पीटी कहते हैं। तो सीटी और पीटी का यूज ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं हम, और ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज और करंट को मापने के लिए इस सीटी और पीटी का यूज करते हैं, इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहा गया है। आगे देखेंगे हम। अब पावर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है इसे 2 टाइप में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। तो पहला पार्ट है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक फेज एक न्यूट्रल होगा, और 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होगा, आर वाई बी के 3 फेज होंगे, ठीक है, और एक न्यूट्रल होगा। यदि स्टार कनेक्शन बनाएंगे तो 3 आर वाई बी और न्यूट्रल साथ में अटैच रहेगा, और डेल्टा बनाएंगे तो इसमें स्टार डेल्टा ही बनाते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर है 3 फेज के, ये स्टार और डेल्टा दोनों होते हैं, मतलब ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, स्टार कनेक्शन, दोनों टाइप के होते हैं। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या होगा, सिर्फ सिंगल फेज होगा, एक फेज एक न्यूट्रल का ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। अब वैसे ही देखेंगे हम, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज और 3 फेज टाइप के होते हैं। तो इसके ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। और जैसे हमने देखा पावर ट्रांसफार्मर सिंगल फेज और 3 फेज, वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर भी सिंगल फेज और 3 फेज टाइप के होते हैं। तो इनका भी अलग अलग यूज़ है। अब इनके कार्य के आधार पर और संरचना के आधार पर अलग अलग देखेंगे हम। तो बेसिकली जो कार्य के आधार पर है, कार्य के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है इसमें है एक स्टेप डाउन और दूसरा स्टेप अप। तो ये स्टेप डाउन, ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, और दूसरा है स्टेप अप। तो ये अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन को बोलते हैं अपचाई और स्टेप अप को बोलते हैं उच्चाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही संरचना के आधार पर जो है उसे भी देखेंगे हम। तो संरचना के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सेल टाइप, क्रोड टाइप और बेरी टाइप। तो पहला हमने बताया कोर टाइप, चलो सबसे पहले कोर टाइप मान लेते हैं। दूसरा है सेल टाइप और तीसरा है आपका बेरी टाइप। तो ये इनकी अलग अलग आकृतियों के आधार पर इनके कोर का कंस्ट्रक्शन, इनके कंस्ट्रक्शन या संरचना के आधार पर 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो पहला है कोर टाइप, सेल टाइप और तीसरा है बेरी टाइप। तो संरचना के आधार पर यह है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने देखा, तो इसमें 3 टाइप के हैं, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। तो ये हो गया आपका, ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया आपका ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, ठीक है। तो दोस्तों अब ट्रांसफार्मर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है ये देखेंगे हम। और ट्रांसफार्मर के बेसिक कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, और ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग इसमें हमने एक डायग्राम बनाया और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 वाइंडिंग को हमने दिखाया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, वाइंडिंग को लपेट दिए हैं। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इस साइड हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना प्राइमरी में जितनी पावर है सेकेंडरी में भी उतनी ही पावर होगी, क्योंकि पावर और फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है इसमें ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग। अब सेकेंड, ये हो गई आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जितना ये P1 इक्वल V1 इंटू I1 होगी, उतना ही सेकेंडरी साइड में भी P2 इक्वल V2 I2 होगी, मतलब पावर चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम चेंज किसको करेंगे, वोल्टेज को या करंट को चेंज करेंगे, ठीक है। अर्थात सबसे पहले तो वोल्टेज को ही चेंज करेंगे। तो ये समझते हैं हम कि वोल्टेज को हमें चेंज करना है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पर जब आप सप्लाई देंगे तो यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा, ठीक है। ये कोर है, इसके अंदर फ्लक्स क्रिएट होगा और ये 5 फ्लक्स होगा। तो ये प्राइमरी वोल्टेज कहलाएगा क्या, आपका V1,
ये क्या कहलाएगा, V1 प्राइमरी वोल्टेज, और V2 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज। तो हमें वोल्टेज को ही चेंज करना है। तो यहाँ पर ये हो गई, ये जो कॉइल है ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई आपकी। अब इस प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे ही आप सप्लाई देंगे तो इसमें फ्लक्स के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इसमें जो ईएमएफ है वो E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी होगा, डी फाई अपॉन डी टी होगा। तो इस तरीके से वैसे ही सेम जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेकेंडरी में भी होगा। तो ये जो पास पास में होने के कारण इसी के गुण सेकेंडरी में आ जाएंगे, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में जो गुण है यही गुण सेकेंडरी वाइंडिंग में आ जाएंगे। मतलब इसका जो वोल्टेज है इसमें बिल्डअप होने लगा विदाउट कोन एनी कनेक्शन के। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ कोर लगा हुआ है, ये एक कोर है और ये दूसरा कोर है, सिर्फ कोर में लपेटे हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, ये म्यूचुअली कपल्ड हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअली कपल्ड हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिकली कपल्ड हो जाएगा। और ये है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें I2 करंट फ्लो होने लगी और इसमें I1 करंट फ्लो हो रही थी। ठीक है, इसे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंडरी करंट है I2 इस सर्किट में फ्लो होने लगी और ये आपका V2 क्या हो जाएगा, लोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी वोल्टेज V2 हो गया आपका, और ये जो वाइंडिंग है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रांसफार्मर वर्क करने लगा। मतलब ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में वाइंडिंग सप्लाई दी हम तो सेकेंडरी में सप्लाई आने लगा। तो इसके लिए हम ये देखेंगे यहाँ पर जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, प्राइमरी में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ, किसमें, प्राइमरी में। तो इसी का जो है सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। अर्थात यहाँ पर प्राइमरी में क्या था, EL इक्वल -L DI अपॉन DT। ठीक है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है। लेकिन इसी के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज उत्पन्न होने के कारण या सेल्फ इंड्यूस्ड उत्पन्न होने के कारण सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो इसमें ये जो E2 है ये E2 क्या हो जाएगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें जो फार्मूला बनेगा वो EM इक्वल क्या बनेगा, -M DI अपॉन DT। क्या हुआ, DI अपॉन DT। तो देखो सेम है, इसमें भी हमने क्या किए थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड तो L लगाए थे हमने, और यहाँ पर भी DI अपॉन DT। वही सेम फार्मूला किस में उत्पन्न हुआ, सेकेंडरी में हुआ। तो ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है, EM इक्वल -M। M इसलिए लिखा है क्योंकि म्यूचुअली है कि नहीं। मतलब जैसा प्राइमरी में गुण है वैसे सेकेंडरी में गुण उत्पन्न हुए, इसीलिए ये -M DI अपॉन DT उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही ये जब प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में वोल्टेज उत्पन्न होने लगता है। तो ये इसीलिए इसको मैग्नेटिकली, इसमें क्या होती है, इसमें दो सर्किट उत्पन्न होती है। तो पहली सर्किट क्या है इसमें कि ये मैग्नेटिक सर्किट होती है, मतलब कि इसकी जो है मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट, ये दोनों सर्किट यहाँ पर काम करते हैं। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, चुंबकशीलता होती है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में परमिबिलिटी होती है, वैद्युतशीलता जिसके कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों वर्क करता है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, 180 मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। इसमें क्या बनेगा, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। ठीक है, और किसमें, प्राइमरी टू सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस बनेगा। ये हम याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने डायग्राम में क्या क्या देखे, यहाँ से I1 करंट फ्लो हुई, ये बीच में V1 है दोनों के बीच का। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF EM है ना, E1 उत्पन्न हुआ। तो ये प्राइमरी की बात हो गई, किसकी हो गई, प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी में वाइंडिंग लपेटी हुई है और हमने सप्लाई क्या दिया है, AC सप्लाई दिया है। ठीक है, वैसे ही सेकेंडरी में I2 उत्पन्न होगा, I2 करंट फ्लो होगी, और इसमें जो वाइंडिंग है ये इन दोनों के बीच में जो क्या है, V2 वोल्टेज उत्पन्न होगा, और ये जो है E2 होगा। ठीक है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF।
तो इस तरीके से ये दोनों काम करेंगे। तो ये जो P1 इक्वल V1I1 है, वैसी सेम P2 इक्वल V2I2 होगा। तो ये जो वोल्टेज कम या ज़्यादा होगा तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेंगे। यदि यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, मतलब कि वाइंडिंग ज़्यादा लपेटी होगी, और यहाँ पर कम लपेटे होंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा कि ये वोल्टेज कितना उत्पन्न करके दे रहा है वो। ठीक है, ये जो कोर है इसका, ट्रांसफार्मर का कोर जो है ये होता है लेमिनेटेड कोर होता है। कोर कैसा होगा आपका? लेमिनेटेड होगा। कैसा होगा? लेमिनेटेड होगा। ठीक है, अब लेमिनेटेड होगा तो लेमिनेटेड से क्या होगा? ईडी करंट लॉस होगा, जैसे हमने मोटर में देखा था। तो लेमिनेटेड इसलिए करते हैं कि ईडी करंट लॉस कम हो। ठीक है, और दूसरा है, एक और लॉस होता है इसमें, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो लेमिनेटेड करते हैं लेकिन सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो सिलिकॉन स्टील का क्यों बना होता है? सिलिकॉन स्टील का हम बनाते हैं तो इसे इसलिए बनाते हैं कि ये हिस्टेरिसिस लॉस को कम करे। इसीलिए लेमिनेटेड और सिलिकॉन स्टील दोनों का बनाते हैं ताकि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों कम हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इसका फार्मूला क्या बताया था मैंने? E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट होगा। आगे देखेंगे हम। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमें याद है। ठीक है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब वो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, उस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला बनता है वो बनता है EL इक्वल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यदि ऐसा समझ में नहीं आता तो यहाँ पर लिखा है, इसे हम देख सकते हैं। EL इक्वल माइनस एल एन 1 अपॉन डी टी। तो ये प्राइमरी के लिए है। जैसे ही 1 लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे N1 लिखा है, मतलब प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग के, और ये लिखा है DI1 अपॉन डी टी। तो ये चीज़ को हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, इसे हम इतना समझ जाएंगे। अब यहाँ पर बोला है, वैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होगा? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका भी फार्मूला हमें पता रहना चाहिए। तो ये EM इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस M N2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका DI1 अपॉन DT। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसे हम। तो इसे इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला। थर्ड है ये जो सिलिकॉन स्टील मैंने बताया था आपको। तो ये सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं? कि फ्लक्स को लो रेलुक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। और क्या होता है, परमिबिलिटी हाई होती है तो उसको लो रेलुक्टेंस मटेरियल का बनाते हैं, अर्थात उसको कम कर देता है बाधा को। तो अधिक चुंबकशीलता के लिए परमिबिलिटी हाई रखना पड़ता है, सिलिकॉन स्टील का बना। अब इसकी तो थिकनेस है, लेमिनेशन की थिकनेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो जितने भी 50 हर्ट्ज के जो ट्रांसफार्मर होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। अमेरिका में कितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ की? 60 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर है इसमें 0.35 mm थिकनेस रखते हैं। कितना रखते हैं? अरे 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर होगा आपका, उसमें हम 0.35 mm रखेंगे। ये मोटाई है, किसकी है? ये लेमिनेशन की मोटाई है, क्योंकि एक एक पट्टी को लेमिनेशन चढ़ाना पड़ता है। ये समझो कि ऊपर से हमने एक कवर चढ़ा दी या पेंट में उसको डुबो दी हमने, इस टाइप से। वैसे ही अब 25 हर्ट्ज के लिए जो हो जाएगा, इसका लेमिनेशन की जो मोटाई हो जाएगी वो 0.50। देखो इसमें ज़्यादा हो गई कि नहीं? इसमें 0.35 है, मतलब 3.5, और इसमें कितनी? 50 है। तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। मतलब यदि आप थिकनेस को कम कर, फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो थिकनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ध्यान रहे। और ट्रांसफार्मर का कोर जो है उसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है किस पर? डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करेगा? फ्लक्स डेंसिटी B पर और उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। और परमिबिलिटी क्या रखेंगे हम? हाई रखेंगे। तो इसीलिए इसका जो फार्मूला बनता है, उसका फार्मूला क्या बनता है दोस्तों? इसमें जो है थिकनेस जो है, मतलब मोटाई,
किसकी बात करेंगे हम? मोटाई की। तो ये मोटाई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, अर्थात ये आवृत्ति के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। आगे देखेंगे हम। इसके बाद देखेंगे हम पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट होते हैं और ये सभी पार्ट के बारे में हमें विस्तृत रूप से पता रहना, इसी के बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम फील्ड में काम करेंगे तो ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट्स, हमारे इलेक्ट्रिकल का सबसे मेन कंपोनेंट होता है ट्रांसफार्मर। ये ऐसा स्टैटिक डिवाइस है जिसके बगैर ट्रांसफार्मर में, मतलब कि बिजली के विभाग में, कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले है कोर। कोर क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? फ्लक्स को आसान रास्ता प्रोवाइड करना है कि नहीं? तथा इस पर ही वाइंडिंग को की जाती है। तो हम किस पर करेंगे? कोर पर वाइंडिंग लपेटेंगे, है कि नहीं? और क्या करेंगे? ये फ्लक्स जो है फाई को, इसको रास्ता प्रोवाइड करेगा। तभी तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में चेंज हो जाएगा? नहीं तो होगा ही नहीं। अब इसमें क्या होता है? सिलिकॉन इस्पात का ये जो है परतदार सिलिकॉन स्टील का बना होता है और इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? हाई होती है। और इसमें जो ईडी करंट लॉस है वो हिस्टैरिसीस लॉस उसको, क्षति को कम करती है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इसकी मोटाई बता दी मैंने आपको, 0.25 से 0.5 mm तक होती है लेमिनेशन की मोटाई। ठीक है, तो ये जो कोर है, इस कोर के बारे में हमने पढ़ लिए। ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है? सबसे पहले तो ये फ्लक्स को रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग। पहले देखेंगे हम। तो प्राइमरी वाइंडिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है? ये किसका बना हुआ है? वाइंडिंग जो है ये कॉपर का बना होता है, अर्थात तांबे का बना होता है। ठीक है, और यह जो है सोर्स से जुड़ा होगा, अर्थात कि यहाँ पर हम सप्लाई देंगे। क्या देंगे? यहाँ पर सप्लाई सोर्स से जुड़ा होगा ये। तो ये सप्लाई सोर्स जुड़ा होगा मतलब वोल्टेज यहाँ पर देंगे हम, तभी तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा। और इसके पास में यदि दूसरी वाइंडिंग रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो ये हमें पता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों? ये भी तांबे का बना था, सेम जैसे प्राइमरी वाइंडिंग बना है वैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग भी बना होगा। और इस पे क्या करेंगे? हम लोड कनेक्ट करेंगे। सिर्फ अंतर इतना है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करते हैं? सोर्स को कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड को कनेक्ट करते हैं। तो हमने जो पढ़ा इसे इस तरीके से समझ सकते हैं हम। इसमें क्या हो गया? इसमें ये जो है फर्स्ट वाला, इस साइड वाला जो पार्ट है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई आपकी। और इस साइड वाला क्या हो गया? ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। और इसमें क्या करेंगे हम? इसमें वोल्टेज सोर्स को जोड़ेंगे और इसमें किसको कनेक्ट करेंगे? हम लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें अंतर समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे हम कंजर्वेटर टैंक कि कंजर्वेटर टैंक क्या होता है। ये एक छोटा सा ऑयल का टैंक होता है। सबसे पहले तो कंजर्वेटर टैंक क्या है? ये एक ऑयल का टैंक है कि नहीं? जो मुख्य तेल टैंक के ऊपर लगा होता है। कहाँ पर लगा होगा? ऊपर लगा होगा ये। ठीक है, और इसमें लगभग आधे स्तर तक क्या है? तेल भरा होता है। मतलब आधा भरेंगे हम। ऑयल कितना भरेंगे? आधा भरेंगे इसमें हम। ठीक है, पूरा नहीं भरेंगे। और ये क्या बनाता है? ये मुख्य टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखने के लिए, मतलब कि जब कम ज़्यादा हो जाए इस कंडीशन में हम कंजर्वेटर टैंक को बना कर रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। क्या होता है? जब तेल का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके कारण ऑयल का जो है आयतन भी बढ़ता है। और आयतन बढ़ने के कारण उसमें फैलाव होता है। किस में हो जाएगा? ऑयल में फैलाव हो जाएगा। तो जब ऑयल में फैलाव होगा तो वो क्या करेगा? वो दूसरे टैंक में जाके जमा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्सपेंशन टैंक, इसको जो है हम एक्सपेंशन टैंक भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? जब तेल ठंडा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। और जब ठंडा होगा तो सिकुड़ेगा, तो उस समय ये कंजर्वेटर टैंक जो है वो मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करते रहता है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है होते रहती है दोनों के बीच में। तो ये कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक, ये दोनों को एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर, ऑयल का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। ये सारी प्रोसेस कंजर्वेटर टैंक और जो मेन टैंक है, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर के कारण ऑयल में एक्सपेंशन होता है, फैला होता है। इसके कारण कंजर्वेटर का ऑयल आपका मेन टैंक में और मेन टैंक का ऑयल कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। ठीक है, तो वाइंडिंग में जो पैदा होने वाली जो हीट है वो तेल का तापमान कितना रहेगा? 20 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस से
5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये हमें याद रखना है, वाइंडिंग में जो पैदा होने वाली जो उष्मा है उसका मतलब कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाएगा, 95 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होते रहता है। इसके बाद देखेंगे हम बकहोल्स रिले। तो जनरली जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें बकहोल्स रिले का यूज़ नहीं करते हम। बकहोल्स रिले का यूज़ कहाँ करेंगे, जो ट्रांसफार्मर 500 केवीए के ऊपर वाला हो। ठीक है, कितने केवीए, 500 केवीए के ऊपर वाला, मतलब बड़ा ट्रांसफार्मर जो होगा, बड़ा ट्रांसफार्मर में हम इसका यूज़ करते हैं बकहोल्स रिले का। बाकी छोटे मोटे ट्रांसफार्मर में बकहोल्स रिले यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इतना आपको समझना है। तो इसकी जो रेटिंग कितनी होगी, 500 केवीए के ऊपर वाली में। और इसमें जो रिले है ये गैस ऑपरेटेड मतलब एक्चुएटेड रिले होता है। इसके अंदर जो रिले है, यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ है ये फ्लोट है। ठीक है, इसका कनेक्शन ये दो पॉइंट मिलेंगे आपको और यहाँ से कनेक्शन निकला हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रिप सर्किट होती है ये दोनों। ठीक, सबसे पहले तो इसको समझेंगे। यहाँ पर ये जो है ये कॉइल है, ये ट्रिप सर्किट है। ठीक है, ये है आपका टू कंजर्वेटर। और इस साइड वाला जो है आपका ये है फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक, मतलब कि मेन टैंक। क्या हो जाएगा ये, मेन टैंक, जिसके आप बोलते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। ठीक है, तो ये मेन टैंक से कनेक्ट है। और ये कंजर्वेटर, मतलब कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में आपका बकहोल्स रिले कनेक्ट रहता है। तो ये होता है आपका मरकरी स्विच। ये क्या है आपका, मरकरी स्विच। ठीक है, ये जो पार्ट क्या है, ये मरकरी स्विच है, मरकरी स्विच है आपका। ठीक है, उसके बाद ये जो कनेक्शन निकले हुए हैं ये कनेक्शन सीधे किससे कनेक्ट रहेंगे, ये आपका रिलीज कॉक और ये है आपका मेन सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर इससे क्या कनेक्ट होगा, बैटरी। ये क्या कनेक्ट होगा, बैटरी सोर्स। ठीक है, ध्यान रहे बकहोल्स रिले में बैटरी भी यूज की जाती है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि बकहोल्स रिले का कनेक्शन बैटरी से होता है क्या, तो हाँ होता है। ये फ्लोट है, जब यहाँ ट्रांसफार्मर में ऑयल रहता है तो ये फ्लोट तैरते रहता है। ठीक है, कैसे तैरेगा, तो इसमें 2-3 वाइंडिंग होती है, मैं उसे समझाऊंगा कैसे कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। तो एक होता है अलार्म स्विच। इस स्विच का मतलब क्या होता है, जब वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल होता है तो ये वाइंडिंग का यदि यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंसुलेशन फेल हो जाएगा। तो लीकेज करंट के कारण इसमें हीट उत्पन्न होगी, किसमें, ऑयल में, जिससे ऑयल डिकम्पोजिशन अर्थात पृथक पृथक होने लगेगा। और इस डिकम्पोजिशन के कारण फ्रीक्वेंसी के बुलबुले निकलने लगेंगे। किसके बुलबुले निकलेंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी के बुलबुले निकलना चालू हो जाएंगे, मतलब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो ऊपर की तरफ ये फ्लोट लगा है ना, इस फ्लोट से टकराएंगे। और जिस अलार्म जो स्विच है, स्विच के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी के बुलबुले आ जाने से क्या होता है कि ये मरकरी स्विच स्टार्ट हो जाती है, बुलबुले टकराते हैं तो। और इसके कारण जो ये अलार्म है सर्किट ये ऑन हो जाता है। जब अलार्म सर्किट ऑन हो जाएगा तो इंडिकेट करने लगेगा। और इसमें दूसरा ये होता है एक ट्रिप स्विच। तो ट्रिप स्विच कैसा होता है बताता हूँ आपको। तो जब इंसुलेशन फेल होता है तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है इन दोनों के बीच में। और इसमें क्या है, करंट जो है ये मान हाई होने लगता है, मतलब आई का मान कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, करंट का मान बढ़ जाएगा। तो इसके कारण जो ऑयल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ऑयल का प्रसार जो है ये प्रसार भी हाई हो जाएगा ऑयल का। ठीक है, हाई हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या है, ऑयल जो है वो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की ओर फ्लो होने लगेगा, मतलब इधर से निकलेगा और इधर जाने लगेगा ये। ठीक है, मेन से कंजर्वेटर टैंक के बीच में, तो इधर से इधर जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टैंक जो है ये कांटेक्ट, इसका जो कांटेक्ट है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये जो टैंक का कांटेक्ट है यहाँ पर जो लगा हुआ है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जब इधर से इधर जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ऑयल जाएगा इस साइड से निकल के इस साइड जाएगा, मतलब कंजर्वेटर की ओर जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो स्विच है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके टैंक की जो कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और फलस्वरूप क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ऑन हो जाता है। तो आपका सीवी जो है सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, सप्लाई सर्किट को बंद कर देगा, सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, ऑफ कर देगा, जिसके कारण आपका ट्रांसफार्मर जो है खराब होने से बच जाएगा। कौन, ट्रांसफार्मर आपका। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। इसीलिए क्या होता है, अब इसमें ट्रांसफार्मर जो है
इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो समझने के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले क्या होगा, इंसुलेशन फेल होगा। क्या हो जाएगा, इंसुलेशन फेल होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, लीकेज करेंट फ्लो होगी, लीकेज करेंट फ्लो होगी। उसके बाद क्या होगा आपका, ऑयल और हीट और बुलबुले निकलेंगे, मतलब कि ऑयल में क्या निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे। और ये कहाँ जाके टकराएगा, फ्लोट से टकराएगा। और ये ऊपर क्या है, मरकरी स्विच के ऊपर जाके जमा हो जाएंगे। किसके ऊपर, मरकरी स्विच के ऊपर जाके, स्विच के ऊपर जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो स्विच क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने लगेगा, क्योंकि ये दो कांटेक्ट है। अब ये दो कांटेक्ट है, इन दोनों कांटेक्ट के बीच में यहाँ बुलबुले जमा हो जाए तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे ना आपस में। ये समझो ये प्लस है, ये माइनस है, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, बुलबुले जमा हो जाएंगे तो। और स्विच क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा। सेम ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद देखेंगे हम मेन टैंक कि मेन टैंक क्या होता है। मुख्य टैंक मतलब जिसमें ट्रांसफार्मर वाइंडिंग अंदर लगी हुई हो, जैसे कि ये आपका मेन टैंक हो गया और इसके अंदर ये वाइंडिंग्स डूबी हुई है ऑयल में, तो ये आपका मेन टैंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोर है, ये कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी होगी मेन टैंक में। ठीक है, और ये मेन टैंक है और ऑयल भरा होगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका ब्रीदर। ब्रीदर जैसे ब्रीदिंग करते हैं वैसे ही ब्रीदर भी लगा होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को उसकी जो ऑयल है वो क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंजर्वेटर के जो रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होता है, पहली बात तो। और यह क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदिंग कहलाती है। तो जैसे जैसे गर्म से ठंडे की ओर और ठंडे से गर्म की ओर फ्लो होता है, यहाँ पर वही चीज़ों को बताया गया है। क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऑयल जब ठंडा होकर सिकुड़ता है तो वो कंजर्वेटर जो टैंक है, कंजर्वेटर टैंक में जो रिक्त जगह है, बची जगह, वहाँ पर वायु जमा हो जाएगी, एयर जमा हो जाएगी और ये जो है वायु को वायुमंडल से एयर लेकर ठंडा हो जाएगी। और यही जो है ठंडे हुए स्थान की पूर्ति करने के लिए वायुमंडल की जो एयर है वहां जाके जमा हो जाती है। इसी को ब्रीदिंग कहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंजर्वेटर में ब्रीदर से वायु प्रवेश करता है। ठीक है, और उससे होकर नमी भी प्रवेश करती है। तो अब ये जैसी ब्रीदिंग होगी तो नमी भी आएगी और नमी को दूर करना पड़ेगा हमें। तो नमी को दूर करने के लिए हमें क्या डालेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, जिसे सिलिका जेल भी कहते हैं, अर्थात CaCl2। ये भरेंगे हम, क्या भरेंगे, CaCl2। इसी को सिलिका जेल कहते हैं। और ये नमी को क्या करती है, सोख लेती है और ट्रांसफार्मर की ऑयल खराब होने से बच जाती है, उसमें नमी नहीं रहती। इसमें क्या होगा, जब सिलिकॉन जेल सूखा रहेगा, जब सिलिका जेल सूखा रहेगा तब इसका कलर कैसा होगा, इसका नीला रंग होगा। कैसा होगा, नीला रंग, जब सूखा होगा तब की बात है। ठीक है, अब नमी सोखने के बाद कैसा कलर हो जाएगा इसका, जब नमी सोखेगा, नमी सोखने के बाद क्या हो जाएगा इसका कलर, इसका कलर हो जाएगा बैगनी कलर। क्या हो जाएगा, बैगनी रंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर गुलाबी हो जाएगा। तो गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है, मतलब ये लास्ट स्टेज हो गई। लास्ट स्टेज क्या हो जाएगी, स्टेज ये हो जाएगी गुलाबी। मतलब गुलाबी दिख गया तो समझना कि सिलिका जेल खराब हो चुका है। फिर इसके दोबारा प्रयोग करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम इसे 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर इसका क्या है, इसको पकाकर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब इसका दोबारा इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि क्या, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ जाता है ट्रांसफार्मर के ऑयल का, तो ये एक्सप्लोजन वेंट भी वही काम करता है। इसे क्या करते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। और क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में तेल का दबाव बहुत अधिक होता है तो एक्सप्लोजन वेंट क्या है, इसका डायफ्राम
एक पतली सी ये समझो कि एक डायफ्राम लगा होगा, या ये बोल सकते हैं खड्डे का कवर लगा होगा। ठीक है, एक डायफ्राम, जैसे कि स्पीकर में डायफ्राम होता है वैसे ही सेम डायफ्राम लगा होता है। और क्या होता है, इसके जब अतिरिक्त दाब बढ़ जाए तो इससे बाहर निकल जाती है गैस। ठीक है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर खराब होने से बच जाता है। तो ये इस डायग्राम में देखेंगे हम कि ये ट्रांसफार्मर का कौन कौन से पार्ट हैं, और ये ट्रांसफार्मर के एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये इसके बाद देखेंगे हम, ये हो गया आपका कूलिंग, ये कूलिंग के लिए लगा होता है। और यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर, ये आपका प्रेशर वाल्व है, और यहाँ पर ये आपका एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये ऑयल का वाल्व है, यहाँ से ये आपका सिलिका जेल भरा है इसमें, सिलिका जेल। ठीक है, ब्रीदर, ब्रीदिंग का कार्य करता है ये, बाहर से एयर लेके, और इसका कनेक्शन कंजर्वेटर से होता है। तो इस तरीके से नीचे व्हील लगी हुई है, यदि आपको इसको ले जाना है तो इससे ले जा सकते हैं। तो जब यहाँ पर ये जो है, देखो यहाँ पर जो रिले लगा हुआ है, ये जो बकोल्स रिले है, ये किस में लगा होता है, लगभग 500 kVA ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होगा। इसे याद रखना है दोस्तों।